पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे बदतरीन कप्तान कौन, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के दो बड़े लेजेंड्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जबकि हमारे शान मसूद साहब भी काफ़ी हद तक तरक्की करते हुए इस एलीट लिस्ट में जो है काफ़ी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच, जिसके लिए बाबर आजम फिट नजर आ रहे हैं। अगर बाबर आजम प्लेइंग 11 में होंगे तो वो किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्या कप्तान साहब ड्रॉप हो सकते हैं और मजीद क्या ऑप्शंस हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे ज्यादा इस वक्त पहले ही जिस बात पर तनकीद हो रही है वो ये है कि ये ना हो कि बाबर आजम को खिलाने के लिए जो दो यंगस्टर्स हैं जिनको डेब्यू करवाया गया, जिन्होंने शानदार परफॉर्म किया, उनमें से किसी को ड्रॉप कर दिया जाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अलबत्ता जो अगली चीज होगी वो ये होगी कि मोहम्मद रिजवान को टोंट मारा, उनका मजाक उड़ाया लिटन कुमार दास ने कि इनका तो पाकिस्तान में जाना भी मुहाल हो जाएगा, ये इनकी जो एंट्री है उस पर भी काफी ज्यादा सवालात उठ जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों कहा, ये सब कुछ लिटन कुमार दास ने, इस हवाले से बात करेंगे। प्लस सलमान अली आगा की बहुत ज्यादा इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है, उसकी क्या रीजन है, उनको क्यों बहुत ज्यादा आड़े हाथों लोग ले रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर पहली चीज की जानिब चलें कि पाकिस्तान का बदतरीन टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन, तो उसमें आपको शान मसूद की काफी ज्यादा तरक्की होते हुए नजर आ रही है। अलबत्ता सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस अगर किसी कप्तान ने पाकिस्तान की जानिब से हारे हैं तो वो है मिसबाउल हक। मिसबाउल हक ने 19 टेस्ट मैचेस हारे एज कैप्टन, मगर उनकी यहां पर एक चीज याद रखने वाली है कि उन्होंने 56 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी भी की, और 56 टेस्ट मैचेस कोई कम नहीं होते। अगर आप 56 टेस्ट मैचेस देखें और उसमें से अगर उन्होंने 19 हारे हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा खराब रिकॉर्ड नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं जी हमारे शान मसूद साहब। शान मसूद ने 15 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की, और गेस व्हाट के उन्होंने कितने हारे होंगे? 6, 10 नहीं, 11 टेस्ट मैचेस। टोटल 4 टेस्ट मैचेस एज कप्तान शान मसूद जीतने में कामयाब रहे, और वो ऐसे टेस्ट मैच है कि मैं आपको याद दिला सकता हूं, वो भी हमारे स्पिनर्स ने हमें उन रैक टर्नर्स पर जितवाए थे। दो टेस्ट मैचेस आपको याद होंगे इंग्लैंड के खिलाफ। पहला टेस्ट मैच मुल्तान में हम हारे 800 बनाने के बाद, 500 बनाने के बाद इंग्लैंड ने 800 बनाया था। तो ये है कि वो टेस्ट मैच हमारे, अगले दो हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते, वो इनकी कप्तानी में थे। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच हम जीते, एक हारे, वो इनकी कप्तानी में था। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक जीते, एक हारे। तो ये 4 टेस्ट मैचेस शान मासूद ने जीते, बाकी तमाम तर टेस्ट मैचेस इन्होंने एज कैप्टन हारे हैं। और इनकी एज बैटर क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो हम सबके सामने हैं। 30 की एवरेज है। यार कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है शान मसूद के लिए, बात सिंपल सी है कि पाकिस्तानी टीम जब हारती है तो हमें दुख होता है, बात सिंपल सी ये है। कोई हमें शान मसूद से कोई तकलीफ नहीं है पर्सनली, मगर गलती उन लोगों की है जिन्होंने शान मसूद को कप्तान बनाया। शान मसूद की उस वक्त टीम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही थी। आपके पास डोमेस्टिक में हजारों हाल लड़के हैं, अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैस जैसे, कामरान गुलाम आपके पास मौजूद है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, और उनको आप नहीं खिला रहे। और शान मसूद बहुत बार फेल हो चुके, मगर उसके बावजूद वो टीम में हैं। तो अब हमारी सिलेक्शन पे, हमारे क्राइटेरिया पे सवालात तो फिर उठते हैं ना। बात सिंपल सी ये है, शान मसूद ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, मगर बहुत चांसेस उनको टेस्ट क्रिकेट में मिल चुके थे, वो फेल हो रहे थे, मगर आपने ना सिर्फ उनको टीम में खिलाया बल्कि कप्तान भी बना दिया। और जब आप किसी को कप्तान बनाओगे तो उसके बाद उसको ड्रॉप करना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे ड्रॉप करोगे अपने लीडर को? तो बात सिंपल सी ये है। अलबत्ता शान मसूद ने 15 टेस्ट मैचेस एज कप्तान खेले, 11 हारे। शान मसूद के पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने का मौका था। साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच जीत सकते थे, थ्रिलर हारे। मगर एट द एंड ऑफ द डे यार, देखा वही चीज जाती है कि कौन जीता कौन हारा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो विन लॉसेस की कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि शान मसूद की टीम ने साउथ अफ्रीका में कैसा खेला था। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर पाकिस्तानी टीम आउटस्टैंडिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया का टूर, मैंने जितनी भी क्रिकेट देखी है सबसे अगर कोई बेहतरीन पाकिस्तान के लिए टेस्ट टूर ऑस्ट्रेलिया का रहा है तो वो शान मसूद की कप्तानी में था 2024-25 में। मगर वहां पर हमने कैचेस ड्रॉप किए, वहां पर हमारी जो फील्डिंग थी, वहां पर हमने विकेट्स, आप कह सकते हैं कि बेहतर मोमेंट्स पर थ्रो अवे की, और स्पेशली जो हमारी फील्डिंग थी उसने हमें वो मैचेस हराए।
वरना तीनों मैचेस में पाकिस्तान को अपर हैंड हासिल था और शान मसूद पहले कप्तान मेरे ख्याल में बन सकते थे जो पाकिस्तान के लिए जाकर वहां पर टेस्ट सीरीज जीतते। और हमने कैचेस स्लिप्स में ड्रॉप किए, हर जगह कैचेस ड्रॉप किए और ऑस्ट्रेलिया को मौका दिया कि तीनों मैचेस वो हमसे जीते और हमें क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। शान मसूद वो कप्तान थे जिन्हें पिछली दफ़ा WTC में कप्तानी करने का मौका मिला और पाकिस्तानी टीम 7वें 8वें नंबर पर रही WTC पॉइंट्स टेबल पर। और शान मसूद मैं समझता हूँ एक लकीएस्ट कैप्टन है कि इतना डाउन रहने के बाद भी उनको दोबारा चांस मिला, मगर इस दफ़ा भी कुछ नताइज मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहे। बांग्लादेश से अगर हम देखें, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश, मगर हम उनसे अगर नहीं जीत पा रहे तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनसे हम क्या ही जीत लेंगे। तो देखिए, क्राइटेरिया आपको बेहतर करना पड़ेगा सिलेक्शन का, अदरवाइज ये रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे और हम हर बार मायूस ही होंगे। हमें कोई मसला नहीं है शान मसूद के साथ, किसी के साथ हमें कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तानी टीम की जीत मैटर करती है। जब आप जीतेंगे हम यकीन माने तारीफ करेंगे, मगर आप बार बार फेल हो रहे हैं। शान मसूद ने दोनों टेस्ट मैच की इसकी आज इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में लगभग 12-15 रन बनाए हैं, 12-13 रन, जबकि शांतो ने पहली इनिंग्स में 100 किया, दूसरी में 84 वो करके चला गया। उसने अपनी टीम को मैच जितवाया और आखिर में वो बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं और बातें उनकी बनती भी हैं। उन्होंने कहा कि नाहिद को बाउंसर लगा तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि नाहिद का बेस्ट आने वाला है। तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, वो जीते हैं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। अलबत्ता जिस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे उसमें शान मसूद काफ़ी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। शान मसूद ने 15 में से 11 टेस्ट मैचेस एज कैप्टन हारे हैं। फिर इसके बाद आते हैं इंजमाम उल हक, जिन्होंने लगभग 31 टेस्ट मैचेस खेले थे एज कप्तान और उन्होंने 11 जीते थे। तो मिसबाह उल हक और जो इंजमाम हैं, इन दोनों के रिकॉर्ड्स यहाँ पर अच्छे हैं, मगर शान मसूद एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि वर्स्ट कप्तान इस वक्त बनते हुए टेस्ट क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर दूसरी चीज़ की जानिब चलें, वो ये है कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त हुई। अब दूसरा जो टेस्ट मैच है वो सिलेट में खेला जाएगा, वहां पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। अब बाबर आजम जो हैं वो सेट नजर आ रहे हैं, वो फिट नजर आ रहे हैं। अब बाबर आजम के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि अगर वो फिट हैं, जो कि अपडेट्स हैं, तो फिर तो वो खेलेंगे दूसरा टेस्ट मैच, फिर वो रिप्लेस किसको करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा ये बात चल रही है और ये बात चलना ठीक भी है, क्योंकि दो यंगस्टर्स जिनको डेब्यू करवाया गया, दोनों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अजहान ओवैस पहला मैच था, पहली इनिंग्स थी, 100 रन बना दिए। दूसरी इनिंग्स में भी पॉजिटिव खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आउट हुए और 15-16 रन वहां पर भी उन्होंने बनाए। फिर अब्दुल्ला फजल की बात करें, पहली इनिंग्स में 60 रन, दूसरी इनिंग्स भी उन्होंने अच्छी खेली। तो अब दोनों यंगस्टर्स ने अच्छे रन किए हैं। अब आप इनको तो ड्रॉप कर नहीं सकते और ड्रॉप करना भी नहीं चाहिए। क्यों करेंगे जब अच्छी फॉर्म में लड़के डोमेस्टिक से आए हैं और अब अच्छा कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं। मैं तो खुश हूं कि उन दोनों को पहले ही टेस्ट मैच में मौका मिल गया, वरना एक टेस्ट मैच में वो फेल हो जाते तो बेचारे कभी भी हमें नजर नहीं आते, जैसे कि मोहम्मद हुरैरा के साथ हुआ। डोमेस्टिक का एक प्रॉपर परफॉर्मर था, आया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मेरे ख्याल में एक आध टेस्ट मैच खेलने को मिला या साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वापस बाहर हो गया, अब कहीं भी नहीं है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होता, तो शुक्र है कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अलबत्ता बाबर आजम खेलेंगे तो फिर ड्रॉप कौन होगा। अब लोग काफी ज्यादा बात कर रहे हैं और प्लस सोर्सेज भी कुछ यही बता रहे हैं कि शान मसूद तो कप्तान है, उनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। हालांकि मैं तो चाहता हूं उनको ड्रॉप किया जाए, मगर आप फिर कप्तानी की जिम्मेदारियां किसको दोगे और बीच सीरीज, तो ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। तो बचते हैं साउथ कील, और मेरे ख्याल में साउथ कील ही असल ऑप्शन है। देखिए, बांग्लादेश की पिचेस पर मे भी वो कारगर साबित होते हैं, मगर पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस किए। शान मसूद और साउथ कील दोनों ने मायूस किया। आज तो रिजवान की शॉट सिलेक्शन भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी, अलबत्ता वो आउट हुए। इसके अलावा साउथ कील नजर आ रहे हैं कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। कुछ लोग अब्दुल्ला फजल की भी बात कर रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट पर एक एडिशनल प्रेशर है कि वो अब्दुल्ला फजल को अब ड्रॉप नहीं कर सकते और ड्रॉप करना भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन अगर बाबर आजम को आपने डालना है तो वो फिर साउथ कील ही रिप्लेस होने वाले हैं। कप्तान को तो आप बाहर कर नहीं सकते, यंगस्टर्स को आप बाहर नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए साउथ कील पर ही मुझे खतरे की घंटी जो है बजती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर तीसरी चीज की जानिब चलें, वो ये है कि लिटन कुमार दास विकेट कीपिंग कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान जो है बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त होता ये है कि मोहम्मद रिजवान को टोंट करते हैं बात करते हुए ताइजुल के साथ लिटन कुमार दास।
लिटन कुमार दास ने ये बोला कि मोहम्मद रिजवान की जो इमेज है ये इस वक्त पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी, चाहे पीएसएल की बात करें या उससे पहले भी। और 2024 के वर्ल्ड कप का भी कुछ उन्होंने हवाला दिया कि स्लॉगिंग करते हुए इनको बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, अगर ये करते हैं, ये आउट होते हैं तो इनके साथ मज़ीद बहुत सूरत-ए-हाल ख़राब होगी। तो ये उनका कहना था कि जी इनका पहले ही सूरत-ए-हाल इनकी ख़राब है, तो अगर ये यहाँ पर आउट होते हैं और ख़ासकर स्लोग करते हुए, तो पाकिस्तान में इनके लिए एंट्री करना भी मुहाल हो जाएगा, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान की सरज़मीन पर इनको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तो एक बड़ा मतलब ज़ाहिर है ट्रोलिंग चलती रहती है, थोड़ी-सी आप कह सकते हैं स्लजिंग चलती है, मगर एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब उन्होंने यहाँ पर कहानी जोड़ी और एक बड़ा अजीब उन्होंने मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट और ये कुछ शायद कि रिज़वान का ध्यान बटाने के लिए या जो भी कुछ उन्होंने अगर बंगाली में बोला है मुझे नहीं पता, क्योंकि मीडिया में ये चल रहा है, अलबत्ता ये नहीं पता कि उन्होंने बंगाली में बोला है या उर्दू में क्या, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं मेनली इनको कुछ ना कुछ उर्दू आती है। तो ये है कि वो उर्दू में भी ट्रोलिंग करते हैं, बातचीत होती रहती है। तो इसलिए ये है कि मुझे नहीं पता किस ज़ुबान में ये हुआ, अलबत्ता ये चीज़ उन्होंने बोली कि अगर रिज़वान यहाँ पे आउट होते हैं तो उनका पाकिस्तान में जाना मुहाल होगा। तो मेरे ख़्याल में इतना तो पाकिस्तान का कोई भी फ़ैन पागल नहीं है कि किसी क्रिकेटर को इस हद तक तंग करे। देखें वो भी खिलाड़ी हैं, ऑन द डे फेलियर या कई बार वो अच्छा भी करते हैं, कि जो भी क्रिकेटर हो, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार फेल भी होते हैं, कई बार अच्छा भी करते हैं। जब अच्छा करते हैं लोग प्यार भी देते हैं, जब बुरा करते हैं तो फिर तनकीद होती है और होनी भी चाहिए। ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं टीम के लिए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिज़वान को कोई मतलब नुकसान होगा या कुछ भी इस तरीके का। अलबत्ता रिज़वान ने भी बहुत मायूस किया यकीन मानें, मगर क्या कह सकते हैं, नाहिद राना उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, विकेट्स गिर रही थी, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी, तो रिज़वान भी इन बिटवीन थोड़ा-सा अंडर प्रेशर हुए, उन्होंने एक लीव की और वो बोल्ड आउट हुए। और पहली इनिंग्स में भी मुझे लगता है कि रिज़वान ने वो जो शॉट खेला उसके बाद गेम काफ़ी हद तक चेंज हुई, वरना पाकिस्तान वापस गेम में आ गया था। और वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो दूसरी इनिंग्स थी बांग्लादेश की, वो भी उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। 153 रन्स पर आप अंदाज़ा लगाएँ 3 विकेटें, और वहाँ से वो जो है 240 पर 9 विकेटें उनकी गिर गई थी और वो भी शांतो ने 84 किए, बाकी किसी ने कुछ भी खातिर-ख़ाह नहीं किया। तो दूसरी इनिंग्स में बैटिंग मुश्किल हो गई थी उनके लिए भी। तो यही मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने ख़ासकर वो जो नीली पिच देखकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया था, उसने भी पाकिस्तान को डैमेज किया। और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी रिसेंटली कोई अच्छा नहीं है, प्लस उसके साथ-साथ पिच भी पाँचवें रोज़ इतना आसान नहीं होगा, तो वही चीज़ हुई और हम टेस्ट मैच हारे। अलबत्ता रिज़वान को मॉक किया है किसी हद तक लिटन कुमार दास ने। फिर इसके अलावा सलमान अली आगा को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सलमान आगा। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि बांग्लादेश 260-70 पे डिक्लेयर नहीं करेगा। वो मतलब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टोटल बनाया जाए। उनको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वो सोचेंगे कि पाकिस्तान ये चेज़ कर लेगा, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। और मज़ीद उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर 70 ओवर होते हैं हमारे पास, 60-70 ओवर, उसमें 260-70 इतना टारगेट होता है तो हम चेज़ कर लेंगे। हालाँकि तमाम तर चीज़ें उनकी प्रिडिक्शन के मुताबिक ही चली। पाकिस्तान के पास लगभग 74 ओवर्स थे। हाँ, 74 ओवर्स का खेल नहीं हो सकता था। 70-75 ओवर कुछ इस तरीके से थे। अलबत्ता उतना खेल नहीं हो सकता था, मगर फिर भी पाकिस्तानी टीम को 60-65 ओवर मिल सकते थे। मगर पाकिस्तानी टीम मेरे ख्याल में 50 49-50 ओवर्स के अंदर-अंदर बोल्ड आउट हो गई, और वो भी 160-63 रन्स पर। तो पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब उनकी वो जो स्टेटमेंट थी, तो सब चीज़ें उसके मुताबिक हुई हैं। अब लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और सलमान अली आगा की जब विकेट हुई उसको लगा रहे हैं साथ में, कि ये बोल रहा था 270 हमारे लिए आसान है, हम चेज़ कर लेंगे वगैरह-वगैरह, तो करने में नाकाम रहे। तो मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि यार अल्लाह ना करे पाकिस्तान हारे, मगर बात सिंपल सी है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंटली कुछ अच्छा नहीं है, ख़ासकर चौथी इनिंग्स में। तो तीसरी चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान वैसे ही फ़ारिग हो जाता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें पिछले 2 ढाई साल से देखने को मिल रही है। वो जो श्रीलंका वाली सीरीज़ पाकिस्तान जीता था श्रीलंका में जाकर 2-0 से, वहाँ पर हमने अच्छा किया था। सलमान आगा और साउथकील की अच्छी पार्टनरशिप्स मिडल में आ रही थी। मगर तब से लेकर उस सीरीज़ के बाद से हमारे साथ यही हो रहा है कि एक इनिंग्स हम अच्छी खेल लेते हैं, दूसरी इनिंग्स में हमारा कोलैप्स हो जाता है, और ख़ासकर चेज़ करते हुए तो बिल्कुल ही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कुछ मेंटली इश्यू है, क्या है? इन लोगों को इतनी ज़्यादा रेस्ट भी दरमियान में मिल रही है, इन लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें शायद कि कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ये रीज़न है, या मुझे नहीं समझ आ रही क्या वजह है। अलबत्ता इनके साथ कोई तो मेंटली इश्यू ज़रूर है खिलाड़ियों के साथ। मतलब इनकी एक विकेट गिरती है, साथ में क्लस्टर में दूसरी गिर जाती है। मतलब
मतलब पार्टनरशिप मिडल में बिल्कुल नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ी जो है एक ख़ामी है जो कि पाकिस्तान को भरपूर तरीके से ख़त्म करनी होगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी में इस दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में ही अपने आप को पाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी हो बेहतर हो। पाकिस्तान अगर अगला टेस्ट मैच काश जीत जाता है तो कम से कम सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से हमें शिकस्त खाने से हम बच पाएँगे। अलबत्ता यकीन माने अब 1% भी मुझे उम्मीद नहीं है। ख़ासकर मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो जीतेंगे और अल्लाह करे ये जीतें। मगर उम्मीद यकीन मानिए 1% भी नहीं है कि पाकिस्तान जीत पाएगा और अगर हारता है तो मैं तो हरगिज़ हैरान नहीं होऊँगा क्योंकि इस तरीके का ही ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बनता जा रहा है। फिलहाल आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।